पूर्व सीएम कमलनाथ के प्रदेश की जनता के नाम संबोधन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि झंडा वंदन नहीं कर सके तो अब संबोधन कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का एक ट्वीट वायरल हुआ था जब कांग्रेस के हाथों से सत्ता चली गई थी। उस समय ट्वीट ये वायरल हुआ था कि इस ट्वीट को संभाल कर रखिए, 15 अगस्त का दिन याद रखिए। इस दिन पूर्व सीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर लाल परेड ग्राउंड से झंडा वंदन करेंगे। इसी ट्वीट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा है। गृह मंत्री का कहना है कि यह नहीं कह सकता कि इस उम्र में खींच मिटाने वाली बात है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे। अब झंडा वंदन नहीं कर पाए तो संबोधन कर रहे हैं। कहा तो ये भी था कि अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी। ऐसी बातें करते क्यों हैं जिनका वह अनुसरण नहीं कर पाते हैं, पर क्या करें, उनकी आदत ही इस तरह की है। सोच रहे हैं कि बोल बोल कर कांग्रेस को थामे रहें, वरना कांग्रेस में भगदड़ मच जाती। अच्छा यही होता कि वो ये संबोधन अपने विधायकों के लिए करते, पार्टी के लिए करते और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए करते। पार्टी उनके कार्यकाल में इतनी ज्यादा प्रभावित हुई, इस बात को लेकर संबोधन करते तो बेहतर होता। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी के गैर कांग्रेसी पीएम के तौर पर रिकॉर्ड बनाने पर कहा कि हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। माननीय प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया है। कोई पद चिन्हों पर चलता है तो कोई पद चिन्ह बनाता है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो माननीय मोदी जी के फैसले को लिखा जाएगा। देश में अब तक सुनते आ रहे थे कि धारा 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन धारा 370 हटाने और राम मंदिर बनाने वाले देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यों के लिए उनके इतिहास में जाना जाएगा और देश में एक नई इबारत विकास की लिखी जाएगी। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में क्या तंत्र मंत्र की क्रिया कारगर साबित होगी, ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में साधु संतों की टोली ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कंप्यूटर बाबा से लेकर मिर्ची बाबा तक ग्वालियर, चंबल और मालवा की सीटों पर पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। कंप्यूटर बाबा ने पूरे प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत की है और अब तक कई सीटों पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तो वहीं मिर्ची बाबा ने भी ग्वालियर चंबल इलाके में 2000 से ज्यादा साधु संतों को चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। मिर्ची बाबा का कहना है कि इस बार उपचुनाव से पहले वो किसी तरीके का हवन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए वो घर घर पहुंचने का काम जरूर करेंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा ने हवन यज्ञ और हठ यज्ञ योग के जरिए माहौल बनाने का काम किया था, लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में उतरने को लेकर साधु संत तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार उपचुनाव में कांग्रेस की हिंदूवादी छवि के साथ साधु संतों का चुनाव प्रचार काम आएगा या फिर 2019 में खाई शिकस्त का सामना कांग्रेस पार्टी को इस बार भी उपचुनाव में करना होगा। राजधानी भोपाल में बने रचना टावर प्रोजेक्ट में माननीयों के मकान पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे माननीय जिन्होंने मकान बुक कराने के बाद अब तक एक भी ईएमआई जमा नहीं करी है, उनके मकान का आवंटन रद्द किया जा सकता है। विधानसभा और आवास संघ की ओर से ऐसे माननीयों को सूचना भेजी गई है जिन्होंने एचआईजी ग्रुप का फ्लैट लेकर उसको आवंटन तो कराया था, लेकिन उसकी ईएमआई अब तक जमा नहीं की है। यही वजह है कि अब उनसे ये कहा गया है कि अगर उन्होंने ईएमआई की किस्त चारों एक साथ जमा नहीं की तो फिर उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है। ऐसे करीब 22 माननीय सदस्य हैं जिन्होंने अब तक अपने एचआईजी ग्रुप के मकान की एक भी किस्त जमा नहीं की है। जानकारी के मुताबिक एलआईजी और एमआईजी ग्रुप के ऐसे सदस्य जिन्होंने अपनी पूरी किस्त चुका दी है, वो अगर एचआईजी ग्रुप का मकान लेना चाहेंगे तो फिर उन्हें यह आवंटन किया जा सकता है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में रचना टावर प्रोजेक्ट विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के लिए बनाया गया है। 21 अगस्त को इसके लिए लॉटरी आयोजित होने जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं आगरमालवा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की तनोड़िया पुलिस चौकी पर,
जहां पर यूपी के भदोई जिले की जौनपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को यहां पर पूछताछ के लिए रोका गया है। दरअसल जो जानकारी अभी तक मिली है कि विजय मिश्रा पर यूपी में कई दर्जन केस दर्ज हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस द्वारा एमपी पुलिस को सूचना दी गई थी कि विकास मिश्रा एमपी में है और उनसे जो फरार हैं अभी फ़िलहाल वो, जिसके चलते उन्हें पूछताछ के लिए उन्हें रोका जाए। जिसकी यूपी पुलिस से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर जो आगरमालवा ज़िले की पुलिस है, कोतवाली पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया है, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। हमारे जो सूत्र है उनसे मिली जानकारी के अनुसार विजय मिश्रा उज्जैन से आगर होते हुए उनके गांव जा रहे थे। आप मेरे पीछे मेरे साइड में देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से विजय मिश्रा उज्जैन से आगर होते हुए जा रहे थे, जिन्हें कोतवाली पुलिस द्वारा यहाँ पर रोका गया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही यूपी पुलिस यहाँ पर एक टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है जो इनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एसएएफ 26 बटालियन में पदस्थ डिप्टी कमांडेंट विजय कुमार सोनी ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जो सर्विस रिवॉल्वर विजय कुमार सोनी को आवंटित की गई थी, उसी रिवॉल्वर से विजय कुमार सोनी ने कनपट्टी में गोली मार ली, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि विजय कुमार सोनी काफी लंबे समय से अकेले ही घर पर रह रहे थे। उनके बच्चे भी मुंबई और बेंगलोर में निवासरत हैं। वहीं विजय कुमार सोनी की पत्नी का भी कुछ समय पहले देहांत हो गया था। अवसाद की बात भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल पुलिस सभी मामलों पर, सभी एंगल्स पर बेहद बारीकी के साथ जांच में जुट गई है। वहीं एफएसएल की टीम ने भी अपनी शुरुआती जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों का ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है ट्वीट करके कि उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और इसके बाद वे सभी का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, संवेदनाएं व्यक्त की, परिवार के लिए ढांढस बंधाया। और गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और इसके बाद से राहत की सांस सभी लोगों ने ली है। आपको बता दें कि कुछ शुरुआती लक्षण देखने पर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था और उन्होंने खुद को आइसोलेट भी किया था और ये भी अपील की थी सबसे कि जितने भी लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो सब भी अपना टेस्ट करवाएं। इंदौर के सफाई मित्रों का आज अवकाश है और आज इंदौर की सफाई का जिम्मा जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था और एनजीओज ने उठाया है। आम लोग भी इस सफाई में भागीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी झाड़ू लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय वो भी यहाँ राजबाड़े पर सफाई कर रहे हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र भी राजबाड़ा है। ये इंदौर के लोगों का जज्बा है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग सफाई के प्रति जागरूक हैं और यही जो जज्बा है वो इंदौर को सफाई में लगातार नंबर 1 बनाए हुए है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों ने एक बार फिर उछाल मारा है। शहर से आज 150 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें पशुपालन निगम के अधिकारी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। अधिकारी के पॉजिटिव मिलने के बाद दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी में 4 दिनों बाद कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज आई रिपोर्ट में 150 नए मरीज मिले हैं। इनमें मध्य प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक डॉक्टर सहित 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। मध्य प्रदेश पशुपालन निगम के कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर ए.के. लेखी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अधिकारी के ड्राइवर जगदीश मालविया की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव है। पशुपालन निगम के कर्मचारी से पहले यहां पर 4 कोरोना पॉजिटिव पहले ही मिल चुके हैं, जिसमें से 1 मरीज की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की मौत लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 7 दिनों में भोपाल में 3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में 34 मरीजों की मौत हुई है।
हालांकि भोपाल के तीनों अस्पताल में जिनकी मौत हुई है उसमें दूसरे जिलों के मरीज भी शामिल हैं। हफ्ते भर में मौत के आंकड़ों को देखा जाए तो औसतन रोजाना 5 मरीजों की मौत होती ही जा रही है। हमीदिया अस्पताल में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। डॉक्टरों का तर्क ये है कि जो भी मरीज सीरियस होते हैं उन्हें हमीदिया अस्पताल पहुंचाया जाता है, जबकि नॉन सीरियस मरीजों को अन्य कोविड सेंटर रेफर किया जाता है। कोरोना संकट काल में जिन शिक्षकों के हाथों बच्चों को अच्छी तालीम सिखाने की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है, वो दरअसल रेलवे स्टेशनों पे और अंदर और बाहर फाइन काट रहे हैं। इनके हाथ में एक रसीद थमा दी गई है और ये कोरोना संकट काल के चलते मास्क ना पहनने, थूकने या फिर गलत तरीके से मास्क पहनने पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अमूमन ये तमाम शिक्षक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन कोरोना संकट काल में जिला प्रशासन की ओर से एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया गया और ये रसीद ही इनके हाथ में थमा दी गई। अब सुबह से इनका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं रहता, बल्कि रेलवे स्टेशन और बाहर रसीद काटने का रह गया है और रुपए कलेक्ट करने का रह गया है। तो समझ सकते हैं किस प्रकार की एक व्याधि सी है अमूमन इस सिस्टम में कि जो शिक्षक हैं, जो जिनकी उम्र शायद अमूमन 60 या उससे भी ज़्यादा है, उन्हें कोरोना संकट काल में वायरस से निपटने के लिए ड्यूटी में लगाया गया है और इनके हाथों में रसीद बुक भी थमाई गई है। छतरपुर में सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है। यह प्रशासनिक लापरवाही के चलते रामगढ़ और धामची का मामला है, जहां ओपन कैब में गेहूं रखा हुआ था। छतरपुर जिले में गरीबों को बांटे जाने वाला पीडीएस का गेहूं खराब होने का मामला सामने आया है। यहां पर वेयर हाउस प्रबंधन की लापरवाही से सैकड़ों क्विंटल गेहूं खराब हो गया है। यह गेहूं वेयर हाउस प्रबंधन ने ओपन कैब धामची और रामगढ़ में रखा था, जो वेयर हाउस और नागरिक आपूर्ति निगम की लापरवाही से बारिश की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि रामगढ़ और धामची गांव में बनाए गए इन ओपन कैब में हजारों क्विंटल गेहूं रखा है, लेकिन जब कर्मचारियों ने कैब को खोला तो उसमें सैकड़ों क्विंटल गेहूं की बोरियां खराब निकली, जिसे वेयर हाउस मैनेजर राम अवतार मिश्रा ने छिपाते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी। सरकार का गेहूं वेयर हाउस के कुप्रबंधन के चलते सड़ गया है और जिले के नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम को मामले की भनक तक नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सड़े हुए गेहूं को सुखाकर पुरानी बोरियों में पैक किया जाने लगा। वहीं गेहूं की खराब गंध होने से ग्रामवासियों का जीना बेहाल है। गरीबों को दिए जाने वाला पीडीएस का गेहूं प्रशासनिक लापरवाही के चलते बारिश की भेंट चढ़ चुका है। हालांकि जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले को अवगत कराया तो वह जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां छत्तीसगढ़ में पूरी हो चुकी है। मुख्य समारोह हर बार की तरह पुलिस परेड ग्राउंड में ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तरह से स्क्रीनिंग के बाद परेड ग्राउंड में एंट्री मिलेगी। जो भी व्यक्ति पुलिस परेड ग्राउंड तक के पहुंचेगा, चाहे वो जवान हो या फिर आम लोग, सभी की एंट्री थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार आजादी का पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम अपना संबोधन देंगे। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है और इसलिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो इस बार नहीं होंगे। हालांकि परेड की सलामी जरूर होगी, लेकिन परेड का निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं करेंगे। पूरी तरह से सादगी से ये पर्व मनाया जाएगा और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना काल में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी जश्न आजादी के दिन होगा। कोरोना मरीजों के आंकड़ों को लेकर अब तकरार की स्थिति बनने लगी है। केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि अगस्त माह की समाप्ति तक छत्तीसगढ़ में 63,000 कोरोना के पीड़ित हो जाएंगे। तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके कहा है कि हम तमाम साधन संसाधनों के इस्तेमाल के बाद भी जो आंकड़ा है वो 23,000 तक पहुंच जाएगा। मतलब ये कि आज से लेकर 31 अगस्त तक रोज छत्तीसगढ़ में 500 मरीज आएंगे, तब जाके आंकड़ा 23,000 तक पहुंचेगा। जबकि 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 377 मरीज प्रतिदिन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इन आंकड़ों के फेर के बाद लोगों के मन में दहशत और मार्केट अनलॉक होने के बाद कैसे इस पर नियंत्रण होगा, एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है। बहरहाल देखना होगा कि कोरोना की इस चेन को कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को कोरोना के प्रति सजग किया जाएगा और कैसे लोगों के मन से भय को दूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बस्तर संभाग में कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया है। रेड अलर्ट में नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा शामिल है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, खासकर सरगुजा संभाग के और रायपुर संभाग के
जिलों में येलो अलर्ट है वहां पर भी मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भारी बारिश की भी चेतावनी इन इलाकों में जारी की गई है। इसके साथ ही बाढ़ आपदा प्रबंधन को भी सचेत कर दिया गया है कि वो खासकर जो रेड अलर्ट किया गया है उन इलाकों में वो तैनात रहे और वहां पर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसके लिए वो हमेशा वहां पर तैनात रहें। इसके लिए भी वहां पर बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन को भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इसके साथ ही जो मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, उसके लिए भी मौसम विभाग ने जिलों को अलर्ट किया है। जिलों में कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो नदी किनारे इलाके हैं वहाँ पे जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुका है, जिससे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। नदी किनारे रहने वाले गाँव में जो है मुनादी कराई गई है कि वो जो है सचेत रहें, कभी भी नदी का जल स्तर या नाले का जल स्तर बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है। और जो बीते एक सप्ताह से जो हो रही है बारिश से उससे जो है जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। कई जगह पर जो पुल पुलियाँ हैं उसके ऊपर से पानी चल रहा है, तो कई जगह पर जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं या जहाँ मरम्मत की आवश्यकता थी वो समय रहते मरम्मत नहीं हुआ, जिसके चलते जो है सड़कें बह गई हैं। आवागमन पूरी तरह से वहाँ बाधित हो रहा है। एक मार्ग ऐसा ही सामने आया है जहाँ रेंगा खाल और चिरफी मार्ग है, वहाँ पे झलमला गाँव के पास जो है काफ़ी जर्जर सड़क है। काफ़ी वर्षों से उसकी मरम्मत की मांग की जा रही थी, लेकिन वहाँ मरम्मत ना होने के चलते जो है वो सड़क बह गई है। वहाँ पे जो छोटे से पुल हैं उसी के सहारे जो है लोग आवागमन कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियाँ जो है पूरी तरह से वहाँ से बाधित है, जा नहीं पा रही हैं, लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक सप्ताह से जो बारिश हुई है, रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, उससे जो जनजीवन जो है लोगों का काफ़ी प्रभावित हुए। हालांकि इस बारिश से जो है किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों के लिए ये धान की फसल और सोयाबीन की फसल काफ़ी राहतकारी है, लेकिन दूसरे अगर दृष्टिकोण से देखें तो जो है इससे आमजन जो है उससे प्रभावित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन राजा सर्वेश्वर दास नगर निगम स्कूल मैदान में किया जाएगा और ध्वजारोहण समारोह में प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल होंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है इस बार नहीं किया जाएगा, जिसमें बच्चों का पीटी परेड और अन्य जो कार्यक्रम हैं उसमें भी काट छाट जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। कोरोना महामारी के कारण ये व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि मुख्य जो द्वार बनाए गए हैं वहाँ भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी और जो लोग प्रवेश करते हैं इस मैदान में स्वतंत्रता दिवस आयोजन को देखने के लिए उनको सैनिटाइज भी किया जाएगा। पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शहर के चौक चौराहे सहित जो शहर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे ताकि किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी लगभग पूर्ण कर ली है।